जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, अब तेजस मार्क 1 के सेकंड बैच यानी कि 97 विमानों पर डीआरडीओ का स्वदेशी स्वयं रक्षा कवच इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया जाएगा। स्वयं रक्षा कवच इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट में दोस्तों रडार वार्निंग रिसीवर होगा। इसके अलावा एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर होगा और इंटीग्रेटेड यूनिफाइड आर्किटेक्चर होगा। इसकी खास विशेषताएं होंगी जैसे कि 360 डिग्री का कवरेज यानी कि सभी दिशाओं से रडार चेतावनी, DRFM बेस्ड जैमिंग यानी कि सोफिस्टिकेटेड डिसेप्शन टेक्नोलॉजी इसमें होगी, हाई पावर पल्स एंड CW चैनल्स होंगे यानी कि विभिन्न रडार फ्रीक्वेंसी के खिलाफ काउंटर। और सब सिस्टम्स की बात की जाए तो इसमें ERP, ATRU और VAEU होगा। और तेजस मार्क 1 में देसी उत्तम आइस रडार और एडवांस एवियोनिक्स पहले से ही हैं। ऐसे में स्वयं रक्षा कवच जोड़ने से एयरक्राफ्ट की सर्वाइबिलिटी और एयर स्ट्राइक क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना अपने राफेल F3R विमानों के रडार को अपग्रेड करना चाहती है और मौजूदा थेल्स का RBE-2A जो रडार है जो कि गैस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, ये छोटा और कारगर है, लेकिन नए स्टैंडर्ड के हिसाब से इसकी पावर और जो थर्मल मैनेजमेंट है वो काफी कमजोर है। फ्रांस ने 2024 में अपने F4.2 वेरिएंट में गैलियम रडार लगाया, लेकिन भारत में ये अपग्रेड 8 साल देरी से हो रहा है। कारण सप्लाई चेन, कॉपीराइट और ऑफसेट समझौते हैं। ऐसे में स्वदेशी उत्तम आइस रडार पर भी विचार किया जा रहा है। तेजस मार्क 2 के लिए डीआरडीओ ने उत्तम MK2 FCR बनाया है। इसमें 912 TRMs हैं जो कि राफेल से ज्यादा है। गैलियम टेक्नोलॉजी है, ज्यादा पावर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में बेहतर सहनशीलता होगी और ये स्वदेशी है। इसका प्रोडक्शन भी तेजी से हो सकता है। हालांकि यहाँ पर कुछ चैलेंजेस जरूर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फ्लाइट फ्लीट में समानता काफी जरूरी है ताकि Su-30 MKI और राफेल साथ में मिलकर काम कर सके। राफेल के लिए महंगा गैलियम अपग्रेड नहीं मिल पा रहा है, जबकि तेजस मार्क 2 यहाँ पर एक बेहतर ऑप्शन देखा जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स उत्तम रडार को राफेल में लगाने पर विचार तो कर रही है, लेकिन फ्रांस की IPR और थेल्स डाटा यहाँ पर सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर राफेल का एयरफ्रेम और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट काफी शानदार है, लेकिन रडार अपग्रेड में देरी ने मेक इन इंडिया ऑप्शन को और आकर्षक बना दिया है। इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रैटेजी अब देशी तकनीक को आगे बढ़ाने और समानता बनाए रखने पर केंद्रित है। लेट्स सी क्या होता है आगे। दोस्तों, यहाँ पर GTRE ने एक बड़ा स्टेप उठाया। बताया जा रहा है कि अब वे कावेरी डेरिवेटिव इंजन को पूरी तरीके से स्वदेशी बनाने पर काम कर रहे हैं। GTRE का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में इस इंजन में 90% से अधिक भारतीय पुर्जे और तकनीक शामिल हो। फिलहाल ये इंजन लगभग 85% स्वदेशी बन चुका है। और यही दोस्तों, GTRE अब अपने चौथे प्रोटोटाइप KD इंजन को पहली बार उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। ये इंजन पुराने तेजस LSP विमान पर लगाया जाएगा ताकि इसकी असल उड़ान क्षमता और थ्रस्ट परफॉर्मेंस का परीक्षण हो सके। इन उड़ान परीक्षणों से इंजन की विश्वसनीयता और स्केलेबिलिटी की जांच की जाएगी। जब उड़ान परीक्षण सफल होंगे तब ये इंजन RPSA बॉम्बर प्रोग्राम में लगाया जाएगा। ये एक 13 टन वजन वाला स्टेल्थ UCAF है। इस प्रोग्राम में इंजन को बिना आफ्टर बर्नर के साथ चलाया जाएगा ताकि इसकी फ्यूल क्षमता, लंबी उड़ान और स्टेल्थ क्षमता जांची जा सके। ये ड्रोन भविष्य में तेजस मार्क 2 और AMCA फाइटर जेट्स के साथ भी काम करेगा। इवन दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स भविष्य में ऐसे कई स्क्वाड्रन्स RPSA ड्रोन्स से खरीदने की योजना बना रही है। इसीलिए GTRE अब देशी सप्लायर नेटवर्क को मजबूत कर रहा है और इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जैसे कि L&T, मिधानी जुड़ेंगी, जो टर्बाइन ब्लेड, कंप्रेसर पार्ट्स और स्पेशल मेटल्स भारत में बनाएंगे। वहीं दोस्तों, HAL ने रशिया के साथ नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट विमानों पर सहयोग करने की अपनी तत्परता जताई है। HAL ने एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत और रशिया के हवाई सुरक्षा सहयोग की नींव 1960 के दशक में MiG-21 से लेकर आज के Su-30 MKI तक मजबूत हो रही है। अब HAL इस साझेदारी को Su-57 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमानों तक बढ़ाने के लिए तैयार है। मतलब दोस्तों, कहीं ना कहीं Su-57 को लेकर HAL काफी उत्सुक है कि वो रशिया के साथ इस फाइटर जेट को बनाए, क्योंकि दोस्तों HAL ने ऑलरेडी 270 Su-30 MKI का निर्माण किया है। इसमें भारतीय एवियोनिक्स, फ्रेंच कैनार्ड्स और इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल है। नासिक फैक्ट्री में 15 और Su-30 MKI बन रहे हैं जो 2026 तक शामिल होंगे। मौजूदा विमानों का सुपर सुखोई अपग्रेड भी जारी है, जिसमें कि आइस रडार, डिजिटल फायर कंट्रोल और लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल है। और ऑलरेडी रशिया अपना Su-57 फैलोन पेश कर चुका है भारत के सामने, जिसे HAL की स्थानीय असेंबली के साथ भारत में बनाया जा सकता है। और हाल ही में हुई बातचीत में 140 Su-57 विमानों को बनाने पर चर्चा हुई है। Su-30 MKI की असेंबली लाइन को Su-57 के लिए न्यूनतम बदलाव के साथ इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंजन स्टेल्थ सिस्टम जैसे प्रमुख सब सिस्टम्स भी शामिल है। मतलब साफ है कि नासिक फैक्ट्री पहले से Su-30 MKI के ओवरहॉल के लिए प्रमाणित है। Su-57 के लिए स्केलिंग भी यहाँ पर संभव है, जिससे कि नौकरियां भी होंगी और काफ़ी बचत भी होगी। लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस ये हैं कि जैसे कि AL-41F1 इंजन का फुल TO, लेकिन भारत और रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन इसे हल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब साफ है, HAL ने साफ कर दिया कि भारत रशिया के साथ मिलकर नई पीढ़ी के स्टेल्थ विमानों में भाग लेना चाहता है, जिससे इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट की ताकत बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।
वहीं भारतीय नौसेना और ब्रह्मोस एरोस्पेस मिलकर पानी के नीचे से दागने यानी कि सबमरीन लॉन्च वाली ब्रह्मोस मिसाइल पर काम कर रहे हैं और ये काम खासकर प्रोजेक्ट 75I सबमरीन्स के लिए है, जो कि मजगांव डॉक और जर्मनी की TKMS मिलकर बना रहे हैं। योजना ये है कि सबमरीन में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाने होंगे। ये सीधे ऊपर से मिसाइल निकालकर पानी के अंदर से लॉन्च करने वाले सिस्टम होते हैं और हर सबमरीन के लिए कम से कम 8 VLS सेल चाहिए ताकि ब्रह्मोस मिसाइल इनमें लगाई जा सके। हालांकि यहाँ पर ब्रह्मोस ने 2 रास्ते अपनाए। पहला, पूरी साइज का जो ब्रह्मोस है इसके लिए एक VLS चाहिए होगा, जो कि काफी जरूरी होगा, लेकिन जो ब्रह्मोस NG यानी कि छोटा वेरिएंट है वो हल्का और 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब से भी दागा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि TKMS का जो डिजाइन है U214NG का, उसमें VLS पहले से नहीं है। VLS जोड़ने के लिए सबमरीन की बॉडी में एक नया हिस्सा प्लग या फिर डिजाइन में बदलाव करना पड़ सकता है। इससे सबमरीन का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो सकता है और इसकी बनावट भी बदलनी पड़ेगी, जिससे कि लागत बढ़ेगी और टाइम भी आगे बढ़ सकता है। इवन यहाँ पर ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज और नया NG वेरिएंट भी तैयार हो रहा है। NG वेरिएंट को तो टॉर्पीडो ट्यूब से दागा जा सकता है। हालांकि इसकी टेस्टिंग भी 2025 के अंत में होने वाली है। अगर VLS लगाया जाएगा तो हर सबमरीन में 8 ब्रह्मोस तक रखकर एक साथ कई मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये कदम भारतीय नौसेना की पानी के अंदर हमला करने की ताकत को बढ़ाएगा। वहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना एक नया एयर टू सरफेस मिसाइल बनवा रही है, जिसकी रेंज 75 से 100 किलोमीटर होगी। ये मिसाइल भारत की DRDO तैयार कर रही है। आपको बता दें कि इस मिसाइल को दुश्मनों के ठिकानों, टैंकों, बंकरों और जो ठोस टारगेट्स हैं उन्हें दूर से सटीक तरीके से मारने के लिए बनाया जा रहा है। इससे भारतीय वायुसेना के Su 30 MKI, तेजस और भविष्य के बॉम्बर एयरक्राफ्ट बिना दुश्मन के इलाके में गए हमला कर सकेंगे। इसकी रेंज 75 से 100 किलोमीटर है, यानी कि मिसाइल दूर से अपने टारगेट पर हमला कर सकती है। इसमें गाइडेंस सिस्टम है, जैसे कि INS यानी कि इनिशियल नेविगेशन सिस्टम, इसके अलावा IR सेंसर्स और मैन इन द लूप। इसका मतलब है कि पायलट या ऑपरेटर आखिरी समय तक मिसाइल को कंट्रोल कर सकता है। मिसाइल कैमरे से लाइव वीडियो भेजती है, जिससे पायलट टारगेट को देखकर सही समय पर वार कर सकता है। इसमें गलती की संभावना काफ़ी कम रहती है और इसका CEP यानी कि सटीकता करीबन 3 मीटर तक बताई जा रही है। इसकी सबसे खास तकनीक यह है कि इंसानी नियंत्रण होने से गलत टारगेट पर हमला नहीं होगा। चलते या छिपे हुए टारगेट पर भी सटीक वार किया जा सकता है। शहरों या घनी आबादी वाले इलाकों में भी ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमले के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। DRDO इस मिसाइल पर एक्टिव रूप से काम कर रहा है। अभी परीक्षण और सिस्टम इंटीग्रेशन चल रहा है। DRDO इस प्रोजेक्ट में अपने पुराने एक्सपीरियंस जैसे कि ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल से मिली तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। वही दोस्तों, कल जो अपडेट आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि रशिया ने पाकिस्तानी JF-17 विमानों के लिए नया RD-93MA इंजन देने की योजना बनाई है, लेकिन रशिया ने आखिरकार इस बात पर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ये खबर गलत है, झूठ है, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। रशिया और पाकिस्तान के बीच इस लेवल का सहयोग है ही नहीं जिससे भारत को दिक्कतें महसूस हो। इवन रशिया ने कहा कि कुछ लोग भारत और रूस के बढ़ते रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर कि दिसंबर में होने वाली मोदी पुतिन मुलाकात से पहले। दरअसल रशिया ने पहले 150 से ज्यादा पुराने RD-93 इंजन चाइना के जरिए पाकिस्तान को दिए थे, जो JF-17 के शुरुआती वेरिएंट यानी कि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में लगे। नया RD-93MA इंजन थोड़ा ज्यादा ताकतवर है और JF-17 ब्लॉक 3 के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जा रहा है, लेकिन रशिया ने कह दिया है कि ऐसा कोई नया इंजन सौदा नहीं हुआ है। रूस का मानना है कि भारत के साथ उसका डिफेंस सहयोग काफ़ी मजबूत है और नई बड़ी डील्स आने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने एलन मस्क को एक बड़ा जवाब दिया है। दरअसल एलन मस्क ने कुछ समय पहले दावा किया था कि मानव संचालित फाइटर जेट सब बेकार हो जाएंगे। इसीलिए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि मशीन में बैठा इंसान अभी भी युद्ध का सबसे जरूरी हिस्सा है। हालांकि एलन मस्क के बयान से तो पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ गई थी, लेकिन भारतीय वायुसेना प्रमुख ने सीधा जवाब दिया। आज दुनिया के जो भी 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि अमेरिका का NGAD, ब्रिटेन का टेम्पेस्ट, यूरोप का FCAS, सभी इंसान के द्वारा ऑपरेट होंगे। इसका मतलब साफ है कि पायलट की भूमिका पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी। यही नहीं, उन्होंने आगे बताया कि भविष्य में युद्धों में मैन्ड और अनमैन्ड सिस्टम मिलकर एक साथ काम करेंगे, ये स्ट्रेटेजी होगी आगे की। और भारत का AMCA और DRDO का घातक इसी सोच का हिस्सा है। AP सिंह ने कहा कि ड्रोन जरूरी है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने के लिए इंसान चाहिए। युद्ध के मैदान में मौसम, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और बदलते हालात को देखते हुए जो फैसले लिए जाते हैं वो सिर्फ इंसान ले सकता है। इवन दोस्तों, उन्होंने एलन मस्क पर हल्की सी चुटकी लेते हुए कहा कि एलन मस्क एक बिजनेसमैन है, जैसे उनकी टेस्ला कारें हैं, अब देखिए कितनी चल रही हैं और क्या चैलेंजेस हैं। वैसे ही युद्ध कोई बिजनेस नहीं है, यहाँ जान और देश की सुरक्षा का सवाल होता है। भारत के लिए दोस्तों ये बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत अब खुद के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।